एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। द लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, द लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई मतलब यहाँ पे ई कोलाई यहाँ पे लिया है एज अ लिविंग सेल। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए सेट ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ओके, कैटलिस्ट जो बायो कैटलिस्ट रहते हैं उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जो मेन एंजाइम रिक्वायर्ड है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इसको ये नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए का टेम्पलेट यूज़ करके ये पॉलीमराइजेशन के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसा है। Since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides। तो डीएनए का टेम्पलेट ये यूज़ करता है। डीएनए का जो स्ट्रैंड अलग हो जाता है, सेपरेट होता है, उसी डीएनए को यूज़ करके डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इसलिए डीएनए टेम्पलेट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये नाम दिया गया है। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। तो ये enzymes जो हैं वो highly efficient है। highly efficient मतलब ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ही fast काम करते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है इनकी। These enzymes have highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। E. coli that has only 4.6 bp 10 raised to 6 base pair, इसका जो साइज है E. coli का, E. coli के डीएनए का, वो होता है 4.6 इंटू 10 raised to 6 बेस पेयर्स का। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं इसमें, तो डिप्लॉयड होने की वजह से यहाँ पे 6.6 इंटू 10 raised to 9 बेस पेयर्स इतना न्यूक्लियोटाइड्स का साइज होता है। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। तो ये जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है? इट कंप्लीट्स विद इन 18 मिनट्स। That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pairs per second। तो per second इसका रेट कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट करें तो per second उसका रेट होगा 2000 बेस पेयर्स ये रेप्लिकेट करेगा per second। Not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। ये सिर्फ स्पीड में ही ज़्यादा नहीं फास्ट होते, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ होती है उसमें? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी वो शो करते हैं। वहाँ पे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो स्पीड भी मेंटेन करते हैं, स्पीड भी फास्ट होती है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी वो मेंटेन करते हैं। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। अगर रेप्लिकेशन में कोई भी मिस्टेक हो, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? म्यूटेशन अकर होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को लगती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस। सो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल purpose। In addition to acting as substrates, they provide energy for polymerization reaction। In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, ये दो तरह के रोल परफॉर्म करते हैं या फिर डुअल
पर्पस सर्व करते हैं। तो वो फर्स्ट रोल क्या होता है उसका, सबस्ट्रेट करके एक्ट करना, सबस्ट्रेट, और उसी के साथ एनर्जी भी प्रोवाइड होती है, उसमें एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है। In addition to DNA-dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. So not only the DNA-dependent DNA polymerase is required, but other many enzymes are also required, and they take part in the process of replication. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, तो यहाँ पे जो लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल होता है ना, तो पूरा का पूरा जो पूरे के पूरे एंड टू स्टार्ट टू एंड, ऐसे दोनों भी स्टार्ट टू एंड जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करता है DNA, ये सपोज अपना DNA है, ये अगर DNA है तो यहाँ पे ये बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बराबर है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा। तो ATGC तो ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं और रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन का फोर्क फॉर्म, तो ये जो रेप्लिकेशन का फोर्क है, रेप्लिकेशन का फोर्क यहाँ पे फॉर्म हो गया, और यहाँ तक का जो पार्ट है उतने ही बॉन्ड यहाँ पे ओपन होती है या फिर ब्रेक होके ये फोर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है, यहाँ तक का स्ट्रैंड जो है वो पूरा का पूरा अनवाइंड नहीं होता, क्योंकि इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये फोर्क जैसा इतना हाफ पार्ट या फिर एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है वही ओपन हो जाएगा, उतने ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे इतने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हो जाएगा। ओके, so for a long DNA molecule, since two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to high energy requirement, the replication occur within a small opening of a DNA helix referred to as replication fork. तो यहाँ पे हम बोलते हैं replication fork. The DNA dependent DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction. और एक चीज़ बहुत ज़्यादा important क्या है, ये लाइन देखो, द DNA डिपेंडेंट DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction. और ये वन डायरेक्शन क्या होता है, सपोज ये है 5 प्राइम एंड और ये हुआ 3 प्राइम एंड, ओके, और दूसरा अपोजिट वाला कौन सा है, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, ओके। तो ये दो स्ट्रैंड्स हो गए DNA के। अब जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कैसे एक्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक एक्ट करेगा, ये एक्ट होगा, ये वाला जो है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, ओके। This creates some additional complications at the replication fork. Consequently, on one strand the template with polarity 3 to 5, मतलब ये जो है अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है 3 to 5 प्राइम एंड वाला, ये टेम्पलेट कंटिन्यूसली होगा, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करेगा, while the other, the template with polarity 5 prime to 3 prime end, it is discontinuous. The discontinuously synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. अब ये डायग्राम में आपको दिखेगा, ये जो है देखिए 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो जा रहा है ये न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है, दिस इज न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड। तो 5 to 3 प्राइम एंड ऐसा रन होते जाएगा। तो ये 5 to 3 प्राइम जब जाएगा तो पूरा का पूरा मतलब कंटिन्यूसली ये न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड होते जाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते जाएंगे। लेकिन हम अगर अपोजिट एंड की बात करें, ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका वो कैसा रन हो रहा है 3 प्राइम to 5 प्राइम। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे या फिर डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो कंटिन्यू नहीं बनेगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। तो ये 5 प्राइम to 3 प्राइम ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। तो ये जब जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए ये दोनों भी न्यू वाले स्ट्रैंड ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये जो ब्रेक में हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ज्वाइन करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन होंगे। द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। द डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर ऑन देयर ओन दे कैन नॉट सिंथेसाइज, दे कैन स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, इतना ईजी नहीं होता उसके लिए, उसको और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है प्राइमर की। ओके, तो ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन द डीएनए। और रेप्लिकेशन जो होता है वो किसी भी प्लेस में जाके स्टार्ट नहीं होता है, देयर इज़ अ डेफिनेट रीजन। तो इसके लिए एक डेफिनेट रीजन होता है ई कोलाई में वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। सच रीजन्स आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो जिस रीजन में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो रीजन बोलेंगे, उस रीजन को हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरा जो रेप्लिकेशन होता है डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे जाके वो स्टार्ट नहीं होगा। It is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector. The vectors provide the origin of replication. यहाँ पे origin of replication होना ज़रूरी होता है, जहाँ पे प्राइमर जाके अटैच होगा, फिर प्राइमर के साथ जाके ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क पे जाके अटैच होगा और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। फर्दर एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। मतलब कि पूरा का पूरा डिटेल जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो अब तक समझ नहीं आया है, अंडरस्टूड नहीं हुआ है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन of DNA takes place at S phase of cell cycle. In eukaryotes मतलब यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वो होता है S फेज में, सिंथेसिस फेज में होता है। सेल साइकिल के फेजेस मालूम है आपको, उसमें S फेज जो होगा सिंथेसिस फेज, तो वहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। मतलब कि डीएनए को रेप्लिकेट होना ज़रूरी होता है, तभी जाके डीएनए सिंथेसाइज होगा, और इसीलिए वो एस फेज में प्रोसेस होती है जो सेल साइकिल में होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एस फेज में होता है, ठीक है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। अगर सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन, फेलियर इन सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन फेल होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें आता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो चुका बराबर से, लेकिन अगर सेल डिवीजन में अगर कुछ मिस्टेक होती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी, अ क्रोमोसोमल एनोमैली। ओके, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो उसी को बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ द ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। तो यहाँ पे
जो डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रेप्लिकेशन 4 की ये शो किया है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है अनवाइंड नहीं होता है, इतना ही अनवाइंड होगा, इतने ही यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रैंड है वहाँ उसमें जो ब्रेक बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन, वो ब्रेक करके ये अनवाइंड हुआ, और अनवाइंड होने के बाद ये रेप्लिकेशन 4 प्रिपेयर हुआ। रेप्लिकेशन 4 फॉर्म होने के बाद जो कंटिन्यूस है यहाँ से 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम, ये हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो न्यूली स्ट्रैंड हो रहा है फॉर्म, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो है वो 5 टू 3 प्राइम कंटिन्यू होगा, और जो डिसकंटिन्यू हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला डिसकंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होने के बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसकी जो जॉइनिंग होगी वो डीएनए लाइगेजेस एंजाइम्स के साथ होगी। और ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड है ये यहाँ पे शो किया, टेम्पलेट डीएनए पैरेंटल स्ट्रैंड, ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस और दिस इज कंटिन्यूस सिंथेसिस। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस।